नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज में आज 6 नंबर टेस्ट। आज के टेस्ट में हम देखने वाले हैं भारतीय संस्कृति का बाह्य विस्तार, जिसमें पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा इसके अलावा मौर्योत्तर युग में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज का पहला प्रश्न है कि धर्मरत्न धर्मरत्न तथा कश्यप मातंग नामक भारतीय बौद्ध भिक्षु किस देश में एक श्वेत अशोक तथा बहुसंख्यक पवित्र ग्रंथ लेकर आ गए थे? तो कहाँ लेकर गए थे? तो ये लेके गए थे चीन। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। कुषाण शासक विम कड़फिसिस ने विम कड़फिसिस के समय 65 ईस्वी में धर्मरत्न तथा कश्यप मातंग नामक भारतीय बौद्ध भिक्षु चीनी सम्राट मिंगती, जो हान वंशी थे, उनके दरबार में गए। चीनी सम्राट ने इनके रहने के लिए लोयांग में श्वेताशो विहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा चाऊ द्वारा निर्मित मैत्रेय का मंदिर कहाँ पर है? तो जो मैत्रेय का मंदिर है, जिसका निर्माण राजा चाऊ के द्वारा करवाया गया था, यह मंदिर है जो ये तुर्फान में है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। तुर्फान, कासगर व बजगलिक मध्य एशिया स्थित बौद्ध धर्म के केंद्र है। तुर्फान के राजा चाऊ ने मैत्रेय का मंदिर बनवाया था। चीनी यात्री फायान कासगर गया तब वहां पंचवार्षिक महोत्सव बनाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजूमदार के अनुसार संसार का 8वां आश्चर्य क्या है? तो संसार का 8वां आश्चर्य क्या है? तो यह है जाका का बोरोबुदुर स्तूप। मजूमदार के अनुसार जावा के बोरोबुदुर स्तूप को मजूमदार ने संसार का 8वां आश्चर्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति मंदिर तीनों का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह मंदिर है परम्बन में। परम्बन चांडीलोरो जोगग्रंग को जावा का जो सबसे बड़ा हिंदू स्मारक माना जाता है। यहाँ मुख्य मूर्ति शिव की है। यहाँ कुल 8 ब्रह्मा, विष्णु, शिव के मंदिर है। परम्बन मंदिर जावा इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अंगकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण करवाया था, यह करवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अंगकोर वाट के मंदिर कमोडिया, जो कमोडिया में है, का निर्माण 1125 ईस्वी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर में तिलोत्तमा नामक अप्सरा के लिए लड़ते हुए 2 असुर भाइयों सुद व उपसुद को दिखाया गया है। यह मंदिर मिकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना हुआ है। संपूर्ण मंदिर पत्थर से बना हुआ है। संपूर्ण मंदिर में कहीं पर भी चूने या प्लस्तर का प्रयोग नहीं मिलता है। यह मंदिर चोल व खमेर वास्तुकला शैली का मिश्रण है। रामायण की संपूर्ण कथा का उत्कीर्णन इस मंदिर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर एक तरफ मंदिर या स्तूपों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके स्थान के नाम दे रखे हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला है कि बेयोन का मंदिर जो अंगकोर थोम में है, ये सही है। दूसरा है आनंद मंदिर जो यहाँ पर दे रखा है कि छोलका में है, तो आनंद मंदिर है जो ये छोलका में नहीं है। तो 2 नंबर है जो इसका गलत होगा। आनंद मंदिर है जो अरिमर्दनपुर में है। तो मंदिर अरिमर्दनपुर में है, न कि छोलका में। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तीसरा भद्रेश्वर स्वामी मंदिर है जो माइसोन में है, ये सत्य है। चौथा पंच स्तंभी शिव सुरेख मंदिर जो अंगकोर वाट में, यह भी सत्य है। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बेयोन मंदिर या मंदिर स्तूप है जो अंगकोरथोम में है, सूर्यवर्मन सप्तम द्वारा यह निर्मित है। आनंद मंदिर जो अरिमर्दनपुर में है, ये क्यान जिता श्री भुवना द्वितीय द्वारा निर्मित है। भद्रेश्वर स्वामी मंदिर जो माइसोन में है, यह चंपा के भद्रवर्मा द्वारा निर्मित है। पंच स्तंभी शिव सुरेख मंदिर जो अंगकोर वाट में है, जो कम्बुज के शासक यशोवर्मन के द्वारा निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि हरि विक्रम, सूर्य विक्रम, सिंह विक्रम आदि किस क्षेत्र के शासक थे? तो यह जो है ये श्री क्षेत्र के शासक थे। हरि विक्रम, सूर्य विक्रम, सिंह विक्रम आदि श्री क्षेत्र, जिनकी राजधानी प्रेम के हिंदू शासक थे। यह क्षेत्र वर्मा में था। वर्मा का एक अन्य हिंदू राज्य अराकान था, जहां धर्म रामानुज वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध विद्वान दीपंकर श्रीज्ञान ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो बौद्ध विद्वान दीपंकर श्रीज्ञान ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ किया था? तो इन्होंने किया था तिब्बत के अंदर। दीपंकर श्रीज्ञान अतिशा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इनके अलावा शांत रक्षित वेरोचन पद्म संभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोतान में सर्वप्रथम हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो खोतान में जो सर्वप्रथम हिंदू राज्य की स्थापना की थी, यह की थी कुणाल ने। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। खोतान जो मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का सर्व प्रमुख केंद्र है। बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र कुस्तुन, जिसे कुणाल भी कहा गया, ने सर्वप्रथम यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना की थी। सुवर्ण पुष्प, सवर्ण देव व हरिपुष्प आदि कुंची के हिंदू राज्य थे। पुराणों में कुंची को कुश द्वीप भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोमती विहार नामक बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पर स्थित था? तो जो गोमती विहार नामक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, यह था खोतान में। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। गोमती विहार खोतान में स्थित है। यहाँ से ख्रोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद व सर्द सर्दम पुंडरीक ग्रंथ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुच्ची में बौद्ध धर्म के महायान मत का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो कुच्ची में जो बौद्ध धर्म के महायान मत का जो प्रचार प्रसार किया, यह किया था कुमार जीव ने। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। वेरोचौन धर्म रक्ष धर्मक्षेप का संबंध खोतान से है। 433 ईस्वी में धर्मक्षेम चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की कुमारायन व जीवा कुच्ची की राजकुमारी के पुत्र थे। इन्होंने कुमारजीव ने 5वीं शताब्दी में चीन की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध भिक्षु कश्मीर निवासी नहीं था जिसने चीन की यात्रा की? तो कौन सा बौद्ध भिक्षु है जिन्होंने चीन की यात्रा की थी लेकिन वो कश्मीर के निवासी नहीं थे? तो वह थे परमार्थ। परमार्थ जो उज्जैन के निवासी थे, ना कि कश्मीर के। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। परमार्थ उज्जैन निवासी था जिसने 6ठी शताब्दी में चीन की यात्रा की। संगभूति पुण्य जाता विमलाक्ष बुद्धजीव गुणवर्मन धर्ममित्र बुद्धेश आदि कश्मीर निवासी थे जिन्होंने चीन की यात्राएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्बुज को शैलेंद्र आधिपत्य से मुक्त किसने करवाया था? तो कम्बुज को जो शैलेंद्र आधिपत्य से मुक्त करवाने वाले जो शासक थे, वो थे जयवर्मा द्वितीय। जयवर्मा द्वितीय ने कम्बुज को शैलेंद्र आधिपत्य से मुक्त करवाया तथा इंद्रपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इसने कम्बुज राजेंद्र की उपाधि धारण की तथा हिरण्यदास नामक विद्वान के संरक्षण में देवराज नामक संप्रदाय प्रारंभ किया। जयवर्मा जयवर्मा द्वितीय के समय में ही 9वीं शताब्दी में कम्बुज का हिंदू राज्य खमोर साम्राज्य कहलाया। पहले यह श्रीशैल राज्य कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमार नामक हिंदू राजा का संबंध था। तो श्रीमार नामक हिंदू राजा का जो संबंध है, यह था चंपा से। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। केपी जायसवाल के अनुसार चंपा राज्य की स्थापना 137 ईस्वी में हुई। यहाँ का प्राचीनतम हिंदू राजा श्रीमार था। भद्रवर्मा भी यहाँ का राजा था। यहाँ से शेष शाही विष्णु प्रतिमा भी मिली है। यहाँ के पौनगर व मायसोन मंदिर शिव के मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री विजय का हिंदू राज्य कहां पर स्थित था? तो श्री विजय का जो हिंदू राज्य था, यह स्थित था सुमात्रा में। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सुमात्रा का सबसे प्राचीन हिंदू राज्य श्री विजय था, जो 4ठी शताब्दी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरसी मजूमदार के अनुसार शैलेंद्र राजवंश का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था 8वीं शताब्दी में। 3 नंबर ऑप्शन। आरसी मजूमदार के अनुसार 8वीं शताब्दी में जावा, मलाया व सुमात्रा में बने श्रीविजय राज्य में शैलेंद्र राजवंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलसन मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कलसन मंदिर है, यह जावा क्षेत्र में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कलसन मंदिर जावा में स्थित है। इसका निर्माण पर्णकर्ण ने 778 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैलेंद्र वंश के किस शासक ने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था? तो कौन से शासक थे शैलेंद्र वंश के जिन्होंने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया? तो वह शासक थे श्री बालपुत्र देव। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। श्री विजय के शैलेंद्र वंश राजा श्री बालपुत्र देव ने पाल शासक देवपाल की अनुमति से नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो अशोक के जो पुत्र महेंद्र व संघमित्रा पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म प्रचार के लिए गए थे, वो गए थे श्रीलंका। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। महेंद्र तथा संघमित्रा ने श्रीलंका में हीनयान मत का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ है जो शासकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी एक तरफ वंश के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन वंश से संबंधित शासकों के नाम दे रखे हैं। तो ये हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहला नाम आता है शुंग वंश। शुंग वंश के जो शासक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है कण्व वंश। कण्व वंश के जो शासक थे वो थे वासुदेव। तीसरे नंबर पर है सातवाहन। सातवाहन वंश के जो संस्थापक शासक थे वो थे सिमुक। और पहले वंश के जो शासक थे वो थे वोनोनिज। तो 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2, एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, पहलो के वोनोनिज और कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम 2 बार बौद्ध संघ को दान में दिया गया? तो ऐसा कौन सा गांव है जो 2 बार बौद्ध संघ को दान में दिया? तो वह था करजक। 4 नंबर ऑप्शन। कार्य अभिलेख के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कार्य के भिक्षु संघ को करजक गांव दान में दिया था। करजक पहले नहपान के दामाद उसावदात के आधिपत्य में था तथा उसने भी इसे बौद्ध संघ को दान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडो ग्रीक शासकों में भारत विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो इंडो ग्रीक शासकों में भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला जो शासक था वह था डेमोट्रियस। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व के लगभग हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार कर सिंध तथा पंजाब पर आधिपत्य किया। यह भारत विजय करने वाला प्रथम इंडो ग्रीक शासक था। साकल सियालकोट इसकी राजधानी थी। अजय एनिकोटो इसकी उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शासक सिंहासन त्याग कर न केवल भिक्षु भिक्षु अपितु अहर्त बन गया था? तो वह कौन सा शासक था? तो वह था मिनाड्र। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मिनाड्र डेमेट्रियल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसका जन्म अलसंद नामक द्वीप द्वीप में फालसी ग्राम में हुआ था। मिनाड्र की राजधानी साकल थी। बाद में यह सिंहासन त्याग कर अहर्त बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाणों की मूल जाति थी। तो कुषाणों की मूल जाति थी यूची। 4 नंबर ऑप्शन। कुषाणों की मूल जाति यूची थी जो चीन के पश्चिमी सीमावर्ती प्रदेश में निवास करती थी। स्टेबो ने कुषाणों को टोचारियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। इसमें एक तरफ है जो शहरों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके प्राचीन नाम दे रखे हैं। तो हमें सुमेलित इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। मत्स्य का प्राचीन नाम विराट था, यह सत्य है। धान्यकंटक जो अमरावती नाम से जाना जाता है, यह भी सत्य है। पिपरहवा जो जिसका अभी नाम कपिलवस्तु कपिलवस्तु को पहले पिपरहवा कहा जाता था, यह भी सत्य है। लेकिन सुपार्क सुपार्क को कन्हेरी कहा जाता था, यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि कन्हेरी है जो ये एक बौद्ध गुफा स्थल है और सुपार्क है जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो ये दोनों है जो अलग है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सुपार्क सुपार्क यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भारत के पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह है जो बाद में सोपारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कन्हेरी यह महाराष्ट्र में बौद्ध गुफा का प्रसिद्ध स्थल है। धान्यकंटक या धरणीकोट आंध्र प्रदेश में गुंटूर में स्थित अमरावती का प्राचीन नाम है धान्यकंटक या धरणीकोट। मत्स्य जनपद का प्राचीन नाम विराट था जिसे विराट नगर भी कहा जाता है। और कपिलवस्तु का जो प्राचीन नाम है वो था पिपर हंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सातवाहन शासक की मुद्राओं पर 2 पतवारों वाले जहाजों का चित्रण मिलता है? तो कौन से सातवाहन शासक की मुद्राओं पर 2 पतवारों वाले जहाजों का चित्रण मिलता है? तो वह वशिष्ठपुत्र पुलवामी। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। वशिष्ठपुत्र पुलवामी की मुद्राओं पर 2 पतवारों वाले जहाजों का चित्रण मिलता है। पुराणों में इसे पुलोमा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कुषाण कालीन अभिलेख में खरपल्लान और वनस्पर नामक कुषाण महाक्षत्रप की जानकारी प्राप्त होती है? तो यह होती है सारनाथ अभिलेख में। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है।
सारनाथ अभिलेख के अनुसार कनिष्क के काल में मथुरा का महाक्षत्रप खरपलान तथा वाराणसी का क्षत्रप वंश पर था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में लल तथा लाइक क्षत्रप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो कनिष्क को जो बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले थे उनका नाम था सुदर्शन। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। कनिष्क को सुदर्शन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी एक तरफ जो लेखकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दे रखी है, तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला नाम आता है भरत मुनि का। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, यह बात सत्य है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, यह बात भी सत्य है। अशोक घोष ने सौंदरानंद की रचना की, यह बात भी सत्य है। और सारीपुत्र प्रकरण की रचना या इनके जो लेखक है वो भास नहीं है बल्कि अश्व घोष है। तो सारीपुत्र प्रकरण की जो रचना की थी है अश्व घोष के द्वारा की गई थी, न कि भास के द्वारा। तो 4 नंबर ऑप्शन जो गलत होगा। तो इसमें असुमेलित पूछा है तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भास की अगर प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो वह स्वप्नवास था। सबसे पहले संपूर्ण नाटक भास ने ही लिखा था। अश्व घोष की रचनाएं जिसमें बुद्ध चरित, सारीपुत्र प्रकरण व सौंदरानंद प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल को वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग के काल को। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पतंजलि के महाभाष्य में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बरहुत स्तूप के संदर्भ में असत्य है? तो बरहुत स्तूप के संबंध में यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, तो इसमें से बताना है कि यह कौन सा जो इसमें कथन असत्य है। सबसे पहला है कि इसकी खोज 1873 में कनिंघम के द्वारा की गई, तो यह सत्य है। दूसरा, इसकी पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण शुंग काल में हुआ, तो यह बात भी सत्य है। तीसरा नंबर पर है कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित प्राचीनतम स्तूप था, तो यह बात भी सत्य है। चौथे नंबर पर है कि इस पर बुद्ध की मानव मूर्ति पद्मासन में है, तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि इस स्तूप पर बुद्ध की मानव मूर्ति है ही नहीं। तो मानव मूर्ति इसमें नहीं है, यह बात है जो बिल्कुल गलत है। तो इसमें असत्य कथन ही पूछा है, तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। बरहुत स्तूप सतना एमपी में मध्य प्रदेश में है। इस स्तूप पर बुद्ध की मानव मूर्ति कहीं पर भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो किसकी सलाह पर कनिष्क ने जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो यह किया था पारसों की सलाह पर। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पारसव जो कनिष्क के राजगुरु थे, जिनकी सलाह पर कश्मीर के कुंडल वन विहार में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। संरक्षक कनिष्क के राजपुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से में हमें बताना है कि कौन सा जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहले अरिकामेंडू जो अरिकामेंडू पेडोक, ये जो बिल्कुल सत्य है। ताम्रलिप्ति जो कालीन, ये दूसरा इसमें गलत है। तीसरा मसूलीपट्टनम मसालिया, यह सत्य है। और चौथा जो सोपारा सुपर, यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य जो ताम्रलिप्ति कालीन, ताम्रलिप्ति को गंग कहा गया था ना कि कालीन। कालीन जो कहा गया था यह कहा गया था कल्याण को, कालीन कल्याण को कहा था। और ताम्रलिप्ति को जो गंग कहा जाता था। तो 2 नंबर है जो इसमें असुमेलित है, पहला सही है, तीसरा और चौथा भी सत्य है। तो इसमें असुमेलित पूछा है, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ताम्रलिप्ति को गंग तथा कल्याण को काली कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के रूलेटेड मृतभांड कहाँ से मिले हैं? तो रोमन साम्राज्य के रूलेटेड मृतभांड जो प्राप्त हुए हैं ये हुए हैं ब्रह्मगिरी से प्राप्त। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रोमन साम्राज्य के रूलेटेड मृतभांड ब्रह्मगिरी, अमरावती, तामलुक, अरिकामेंडू व शिशुपालगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पुरुष स्तूप की नहीं है? तो कौन सी विशेषता जो पुरुष स्तूप की नहीं है?
पहला, इसमें लकड़ी का प्रचुरता से प्रयोग किया गया है, ये सत्य है। इसका वास्तुकार अंगिलस नामक यवन था, यह भी सत्य है। इसका निर्माण कनिष्क ने पेशावर पुरुषपुर में करवाया था, यह भी सत्य है। सूर्य की प्राचीनतम प्रतिमा बरहुत में मिलती है, तो ये बात है जो गलत है, क्योंकि इसी पर मिलती है सूर्य की जो प्राचीनतम प्रतिमा है। तो 4 नंबर जो गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है, तो इसमें असत्य पूछा है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस पर सूर्य की जो प्राचीनतम प्रतिमा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक को आगमन निलय, अद्वितीय ब्राह्मण तथा चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? तो कौन से शासक को जो आगमन निलय, अद्वितीय ब्राह्मण तथा चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? तो यह कहा गया गौतमी पुत्र सातकर्णी को। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी के समय की नासिक परिस्थिति में गौतमीपुत्र सातकर्णी को आगमन निलय, वेदों का आश्रयदाता, अद्वितीय ब्राह्मण तथा चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गांधार कला शैली की नहीं है? तो इसमें से कौन सी विशेषता जो गांधार कला शैली की विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। सबसे पहला है कि इस कला में आध्यात्मिकता तथा भावुकता का अभाव है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि इसके अंदर आध्यात्मिकता तथा भावुकता का अभाव है। दूसरा है कि मूर्ति निर्माण में लाल चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो इसमें मूर्ति निर्माण में लाल चूना पत्थर का नहीं बल्कि काले रंग के व स्लेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है, लाल चूना पत्थर का नहीं। तो दूसरा जो इसमें गलत है। तीसरा, बुद्ध की मूर्ति को यूनानी देवता अपोलो के समान मनाया गया है, तो यह बात भी सत्य है। और चौथे नंबर पर है कि यह कला पुरुष प्रधान तथा यथार्थवादी है, यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन पूछा, तो असत्य कथन इसमें 2 नंबर होगा। 2 नंबर जो इसका राइट आंसर होगा। गांधार कला में मूर्ति निर्माण में मुख्यतः काले व स्लेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। प्रभामंडल का भारतीय मूर्ति कला में सर्वप्रथम प्रयोग इसी कला में किया गया है। गांधार कला को इंडो ग्रीक ग्रीक रोमन कला भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें भी हमें बताना है कि असत्य कथन इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहला है कि सातवाहन जो है मात्र सातवाहन समाज मातृ प्रधान था। तो सातवाहन समाज जो मातृ प्रधान था, यह बात गलत है, क्योंकि सातवाहन समाज पितृ प्रधान ही था। सातवाहन शासकों के जो नाम मिलते हैं वो मातृ प्रधान प्रधान जरूर शासकों के नाम मातृ प्रधान थे, लेकिन जो सातवाहन समाज जो है ये पितृ प्रधान समाज ही था। तो पहला इसमें गलत है। दूसरा, मौर्योत्तरकालीन समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था, यह सत्य है। कुषाणों ने सर्वप्रथम द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी, यह भी सत्य है। साल भंजिका का प्राचीनतम अंकन बरहुत स्तूप पर है, यह बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा, तो 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। सातवाहन समाज पितृ प्रधान था, सातवाहन शासकों के नाम मातृ प्रधान थे। मौर्योत्तरकालीन समाज वर्णाश्रम, चतुर्वर्ण व्यवस्था तथा चतुराश्रम व्यवस्था पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भी एक तरफ उपाधियां दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो शासकों के नाम दे रखे हैं कि कौन सी उपाधि किस शासक की थी। तो भ्रष्टराज प्रतिष्ठा, ये उपाधि रुद्रदमन की थी, ये बात सत्य है। और दूसरा कि धर्मिकस जो उपाधि है ये खारवेल की जी। तो धर्मिकस जो उपाधि है ये खारवेल की नहीं थी, बल्कि यह जो है गोडोफनीज नामक जो पर्थियन या जो सॉरी पहलवा जो शासक था उसकी उपाधि थी धर्मिकस। तो धर्मिकस जो है ये गोडो गोंडो फर्नीज की उपाधि थी, ना कि खारवेल की। तो 2 नंबर जो गलत है। तीसरा, प्रथम आंध्र सम्राट या दक्षिणा पथेश्वर, ये जो उपाधि है ये वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की थी, ये सत्य है। और देवपुत्र जो ये उपाधि कनिष्क की थी, ये बात भी सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। मिनांडर की उपाधि धर्मिकस है। धर्मिकस जो मिनांडर की उपाधि है, गोर्डोफनीज नामक पर्थियन या पहलो शासक ने भी धर्मिकस की उपाधि धारण की थी। खारवेल को हाथी गुफा अभिलेख में राजर्षि, लेमराज, भिक्षुराज, वृद्धराज तथा कलिंगाधिपति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ वंश के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक या प्रथम शासक के नाम दे रखे हैं। तो किस वंश के संस्थापक कौन थे, उन संस्थापकों के नाम हमें बताने हैं। इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कार्दमक वंश। कार्दमक वंश जो पश्चिमी भारत का एक
राजवंश था। इसके जो संस्थापक थे वो थे तस्टन, ये बात सत्य है। और दूसरा आता है शक क्षयरात वंश। शक शक क्षयरात वंश के जो संस्थापक थे वो भूमक थे, ये भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कलिंग का चैदी वंश, महामेघवाहन वंश, इसके संस्थापक महामेघवाहन थे, ये भी सत्य है। चौथा था कि तक्षशिला का शक वंश, तो तक्षशिला का जो शक वंश था उसके जो संस्थापक थे वो राजुल नहीं थे, बल्कि उसके संस्थापक थे मेउस। मेउस जो इसके संस्थापक थे, राजुल जो थे ये मथुरा के शक वंश के संस्थापक थे। ये बात कल की क्लास में भी हमने बताई थी कि तक्षशिला के जो शक वंश है वो जो थे मेउस थे, और जो राजुल है ये थे मथुरा के मथुरा के शक वंश के संस्थापक। तो 4 नंबर जो इसमें गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है और 4 इसमें गलत है। तक्षशिला का प्रथम शक शासक मेउस या मोग था। राजुल जो मथुरा का प्रथम शक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक सातवाहन वैवाहिक संबंधों का प्रमाण कौन सा अभिलेख है? तो शक और सातवाहनों के बीच जो वैवाहिक संबंध हुए थे, इन संबंधों का जो प्रमाण हमें मिलता है, यह प्रमाण हमें मिलता है कन्हेरी अभिलेख से। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। कन्हेरी अभिलेख में सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की रानी को महाक्षत्रम रुद्रदमन की कन्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को कहा जाता है? तो नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को जो क्षेत्रज कहा गया। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता है। मनुस्मृति में नियोग प्रथा को पशु धर्म कहकर भर्त्सना की गई है। पुनर्भू विधवा स्त्री अपनी इच्छा से विवाह करना चाहे, अम्बष्ट जो ब्राह्मण पुरुष तथा वेश्य माता की संतान, और पारसव जो ब्राह्मण पुरुष तथा शुद्ध स्त्री स्त्री से उत्पन्न संतान को पारसव कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मौर्योत्तर काल से संबंधित यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, उनको हमें सुमेलित करना है। तो मौर्योत्तर कालीन कुछ क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन क्षेत्रों की विशेषताएं दे रखी है। तो इसे हमें सॉरी तो इसे हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहला जो स्थान का नाम है वो उड़ीसा का दंतपुर नामक स्थान है। तो उड़ीसा का जो दंतपुर नामक स्थान है ये हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। तो ए में जो 4 नंबर होगा। दूसरे नंबर पर है पांड्य राज्य कोलच्ची। कोलच्ची जो ये पांड्य राज्य था, यह जो है मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तीसरे नंबर पर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है ये वैद्य मणि की खान के लिए प्रसिद्ध था। और वाराणसी है जो उत्कृष्ट मसलिन तथा चंदन की लकड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो 1 में 4, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में जो 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर, 4, 3, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। तो इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है कि रोमन लोगों ने समुद्री व्यापार को ज्यादा तवज्जो दी थी। तो यह बात सत्य है। रोमन लोगों के सिक्के दक्षिणी भारत से सर्वाधिक मिलते हैं। तो यह बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर है जो ए की सही व्याख्या है। तो कथन ए सही है तथा कारण आर है जो इसकी व्याख्या करता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चैत्य ग्रह को पांडुलेन कहा गया? तो पांडुलेन है जो नासिक के चैत्य ग्रह को कहा जाता है। नासिक चैत्य ग्रह को पांडुलेन कहा गया। नासिक में 17 गुफाएं हैं जिसमें एक चैत्य तथा शेष विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कुषाण शासक ने रोम्य राजाओं के अनुकरण पर कैसर सीजर की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा कुषाण शासक था जिसने रोम्य राजाओं के अनुकरण पर केसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? तो वह शासक थे कनिष्क द्वितीय। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। कनिष्क द्वितीय के आरा पाषाण अभिलेख में कनिष्क द्वितीय की केसर या सीजर उपाधि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक कुषाण काल में स्वर्ण तथा रजत मुद्राओं की विनिमय दर क्या थी? तो शक और कुषाण काल में स्वर्ण तथा रजत मुद्राओं की अगर विनिमय दर की बात की जाए तो वह थी 1:14। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। कुषाण काल में स्वर्ण तथा रजत मुद्राओं की विनिमय दर 1:14 थी। शक सातवाहन काल में स्वर्ण तथा रजत मुद्राओं की जो विनिमय दर है वो 1:35 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, तक्षशिला से किसके दूत के रूप में आया था? तो यह आया था एंटियालकिड्स के दूत के रूप में। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। हेलियोडोरस
एंटियालकिड्स के दूत के रूप में विदिशा के शुंग शासक भागभद्र के समय आया। विदिशा का बेस नगर स्तंभ खम्भ बाबा प्राकृत भाषा का तथा ब्राह्मी लिपि में है। यह हेलियोडोरस की भागवत धर्म में आस्था दिखाता है। भागवत धर्म से संबंधित यह प्राचीनतम अभिलेख्य प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूटार्क के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु सैनिक शिविर में हुई थी? तो वह कौन से शासक थे जिनकी मृत्यु सैनिक शिविर में हुई थी और जिसका उल्लेख किया है प्लूटार्क ने? तो प्लूटार्क के अनुसार जिस शासक की मृत्यु सैनिक शिविर में हुई थी वह शासक है मिनांडर। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जूनागढ़ अभिलेख के संबंध में असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन है जो जूनागढ़ अभिलेख के संबंध में असत्य है? पहला है कि विष्टि का सर्वप्रथम उल्लेख इस अभिलेख में है, तो यह बात सत्य है। विष्टि का जो सर्वप्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, यह सत्य है। दूसरा, यह संस्कृत भाषा का प्राचीनतम लेख है, यह भी सत्य है। इसकी खोज किलहॉर्न ने की थी, तो इसकी खोज किलहॉर्न ने नहीं बल्कि जेम्स प्रिंसेप ने की थी। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसकी खोज 1832 में की गई थी। तो 2 नंबर है, 3 नंबर है जो गलत होगा। चौथा, इस पर शक संवत 72 150 ईस्वी तिथि अंकित है, तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख की खोज 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। किलहॉर्न ने इसको प्रकाशित करवाया था। इसमें 6 करोड़ का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। सबसे पहला है कि कुषाण वंशावली देने वाला प्रथम अभिलेख है रबातक अभिलेख है, तो यह बात सत्य है कि कुषाण वंशावली देने वाला अगर पहला अभिलेख है तो वह है रबातक अभिलेख। दूसरे नंबर पर है कि मथुरा से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें वह घुटनों तक कोट पहने हुए हैं, तो यह बात भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि कुषाण काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कनिष्क ने जारी की थी, तो कुषाण काल में जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी वो कनिष्क के द्वारा की गई थी, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि चीनी स्रोतों के अनुसार कनिष्क की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी, तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि चीनी स्रोतों के अनुसार कनिष्क की जो मृत्यु एक हत्या हुई थी वो भी उसके सैनिक अधिकारियों के द्वारा। तो 4 नंबर है जो गलत है, उसकी मृत्यु बीमारी से नहीं बल्कि उसकी सैनिक अधिकारियों द्वारा हत्या की गई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें असत्य पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चीनी स्रोतों के अनुसार तनिष्क की हत्या उसके सैनिक अधिकारियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने साकल में घोषणा की थी कि जो व्यक्ति मुझे एक भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा? तो वह कौन सा शासक था जिसने साकल में घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे एक भिक्षु का सिर लाकर देगा मैं उसे 100 दिनारे दूंगा? तो वह शासक था पुष्यमित्र शुंग। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। पुष्यमित्र शुंग ने उपयुक्त घोषणा की थी। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी स्रोतों में किस शासक को क्यू सी क्यो कहा गया है? तो क्यू सी क्यो कौन से शासक को कहा गया है चीनी स्रोतों के अंदर? तो यह कहा गया कुजुल कडफिसेस को। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। चीनी स्रोतों में कुजुल कडफिसेस को क्यू सी क्यो कहा गया है। कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक विमल कडफिसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ पर फिर से 4 कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा जो असत्य है। तो सबसे पहला है कि मिलिंद पन्नों ने 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया था, तो मिलिंद पन्नों ने 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, यह बात सत्य है। दूसरा, अक्षय नीति का प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य नासिक लेख में मिलता है, तो अक्षय नीति का जो प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य मिलता है यह कुषाण कुषाण शासक के हुविस्क के मथुरा अभिलेख से मिलता है, तो नासिक अभिलेख से नहीं बल्कि मथुरा अभिलेख से प्राप्त होता है, तो 2 नंबर है जो गलत है। तीसरा, कारसापन मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी, यह सत्य है। चौथा, मौर्योत्तर काल में शिल्पी रचना रूप से कार्य करने लगे थे, यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नासिक लेख की जगह मथुरा लेख आएगा। अक्षय नीति का प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कुषाण शासक हुविस्क के मथुरा अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोलमी ने किस बंदरगाह को
विशालतम पण्य नगरीय कहा था? तो पण्य नगरीय जो कहा था टोलमी ने, यह कहा था वेरिगाज बंदरगाह को। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टोलमी ने वेरिगाज को विशालतम पण्य नगर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक संपन्नता तथा नगरीकरण का चरमोत्कर्ष काल होने के कारण किसने मौर्योत्तर काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा था? तो मौर्योत्तर काल को जो प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा था, यह कहा था रामशरण शर्मा ने। रामशरण शर्मा ने इसके आर्थिक संपन्नता और नगरीकरण का चरमोत्कर्ष काल होने के कारण जो इस मौर्योत्तर काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा था। रामशरण शर्मा तथा रोमिला थापर ने मौर्योत्तर काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापत्य में श्वेत पाषाण खंड का सर्वप्रथम प्रयोग किस स्तूप में मिला है? तो स्थापत्य में श्वेत पाषाण खंड का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, यह मिलता है अमरावती स्तूप में। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोबा नामक महिला द्वारा भागवत धर्म के पंचवर्षीय वीरों की मूर्तियां स्थापित करने का लेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह वह मोराकुप से। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। मोराकुप से यह लेख मिलता है। पंचवर्षीय वीर निम्न है: वासुदेव, प्रद्युम्न, शंकरसन, बलराम, अनिरुद्ध और सांब। ये जो है ये 5 इन्हें पंचवर्षीय वीर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। पहला, औषधि शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता है। तो जो औषधि शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है वो चरक संहिता है, ये सत्य है। दूसरा, चरक को काय चिकित्सा का जनक कहा गया है, यह भी सत्य है। तीसरा, भारत में सामंतवाद का प्रारंभ कुषाण काल में हुआ, यह भी सत्य है। चौथा है कि नागार्जुन को शल्य चिकित्सा का प्रवर्तक कहा जाता है। तो जो शल्य चिकित्सा का प्रवर्तक है यह नागार्जुन नहीं बल्कि सुश्रुत है। तो सुश्रुत को जो शल्य चिकित्सा का प्रवर्तक कहा जाता है, ना कि नागार्जुन को। तो 4 नंबर जो इसमें गलत है, तो असत्य कथन ही पूछा है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सुश्रुत को जो शल्य चिकित्सा का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान का आरंभ किसने किया था? तो ब्राह्मणों और बौद्धों को जो भूमि दान देने का जो आरंभ किया था, यह आरंभ किया गया था सातवाहन शासकों के द्वारा। तो सातवाहन शासकों ने जो ब्राह्मणों को और बौद्धों को भूमि दान देना प्रारंभ किया था। सातकर्णी प्रथम की रानी नागानिका ने नानाघाट अभिलेख जो पुणे महाराष्ट्र में है, उसे पता चलता है कि ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान दिया गया था। नानाघाट अभिलेख भूमि दान का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख है। और इसी के साथ ही आज के इन 60 क्वेश्चनों की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो प्राचीन भारत की टॉपिक वाइज क्लास का अंतिम क्लास होगी, जिसमें दक्कन और दक्षिण के राजवंश जिनमें सातवाहन, संगम युग, चालुक्य, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट। इसके साथ ही प्राचीन भारत का चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। फिर 8 नंबर जो टेस्ट होगा उसमें संपूर्ण प्राचीन भारत को एक साथ लिया जाएगा, जो मेजर टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन है। तो वो 8 नंबर टेस्ट भी आप जरूर देखना। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।